वेलकम आप लोग को इस क्लास मैथमेटिक्स क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कोविड-19 के बचने के लिए मैं एक ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अपने कोशिश करें कि कम से कम अपने घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा से करें, सैनिटाइजर का यूज करें। उसके बाद अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके अपने करियर पे भी ध्यान रखना है। पहले तो अपनी जान बचे, तब उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आज मुझे इस वीडियो में जो आप लोगों को पढ़ाना है फिर से, वो है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जिस तरह से आपका मैट्रिसेस है, उसी तरह का डिटर्मिनेंट भी एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। आप लोग को क्लास 12th में ये आपका एक्सरसाइज 4 में मिलेगा। इस एक्सरसाइज 4 में जो आप लोगों को दिया गया है डिटर्मिनेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कोशिश करता हूं कि डिटर्मिनेंट वास्तव में होती क्या है, इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हायर क्लासेस में अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो हर चीज का एक डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया हुआ है। हायर में ही नीचे से दिया गया, बट डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना उस पर केयर करते हैं, आप उस पर कितना केयर करते हैं। तो आपका डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट को डिफाइन करना पसंद करूंगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक्चुअली इसका कंसेप्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये चीज हम लोग को पहले सीखना है। तो देखिए, हर चीज का जो है एक ओरिजिनेशन या हर चीज का स्टार्टिंग कोई ना कोई पॉइंट रहता, कोई ना कोई वजह होता है जहां से वो टॉपिक बनता है। मैथमेटिक्स की यही खासियत होती है, जब उसकी नीड होती है, जब उसको आवश्यकता हम लोगों की होती है, तभी जाकर के वो हम लोग के सामने आता है टॉपिक्स। तो उसी तरह से डिटर्मिनेंट की भी ये जो डिस्कवर हुई सडनली डिटर्मिनेंट को, तो यही इसका प्रोसीजर था। उसके बारे में मैं बताता हूं। देखिएगा, अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे, a1x प्लस b1 बराबर b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग क्या पढ़े हैं कि इसको सॉल्व करना सीखे होंगे। इसके बाद आप लोग जो भी कुछ पढ़े होंगे तो आप लोग क्या जानते हैं कि इस चीज को आपने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के टॉपिक में एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में मैंने प्रूफ करके लिखा था। इस तरह से प्रूफ करके नहीं, अगर मैं इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना पसंद करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के डेफिनेशन की तरफ चलूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये क्या है? एक वे है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने, यही ना है। इसके बाद तो इसमें कुछ है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख ले सकते हैं, आपको यही चीज मिलेगा। अब क्या है, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन की डिस्कस करने के बारे में चलूं तो आप तो एक सॉल्यूशन निकालना जानते हैं, लेकिन मैं अगर यहां पे ये सवाल उठाऊं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन टू लीनियर इक्वेशन, तो आप लोग क्या कहोगे? इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन का नेचर क्या है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर इस पे डिपेंड करता है a1 b2 माइनस a2 b1, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक, या इसी को मैं दूसरे नंबर में मान लीजिए कि अगर मैं एक मिनट के लिए मैं मान लिया कि यूनिक सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन के बराबर की बात करता हूं तो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर नॉट 0। दैट मींस इसी को तो मैंने लिखा था a1 b2 इज इक्वल टू a2 b इज इक्वल टू नॉट a2 b1, दैट इज a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। यही ना मैंने लिखा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है फुल्ली इस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता मतलब इस पे a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2, ये इस दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो आपका a1 b1 a2 b2 आप देख रहे हैं, ये जो आपका टर्म्स है, मैंने यहां पर तो मैंने पार्टिकुलरली यूनिक सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया, बट नेचर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इसी टर्म पे ना डिपेंड करता है। तो ये टर्म देखिए कहां से आपको मिलेंगे, इससे मिल रही है, जो कि इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप अगर गौर करेंगे तो a1 b1 a2 b2 क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो कुल मिलाकर के मैं बोल सकता हूं कि नेचर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन only depend upon its coefficients, not
वेरिएबल, ये कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। और इस कोफिशिएंट से रिलेटेड अगर मैं एक मैट्रिक्स इस तरह से बनाता हूं तो इस मैट्रिक्स से कोई एक वैल्यू मुझे मिलेगा। ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स से कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू एसोसिएट करेगा जिसपे इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन उसका इनफाइनाइट है या मैनी सॉल्यूशन है, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो डिपेंड किस पे करेगा, इस मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट करेगा उस पर डिपेंड करेगा। दैट मींस डेफिनेटली रूप से एक न्यू टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कवर। अगर आप गौर करें इस a1 b2 माइनस a2 b1 पे, तो यहीं से मुझे सब चीज मिल रहा है। अगर ये दोनों बराबर हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गया, मतलब मान लीजिए कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया। वैसे तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि नो सॉल्यूशन के बारे में, सॉरी नो सॉल्यूशन करता हूं, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं ऐसे तो आपका मैं नो सॉल्यूशन में जो आपका आता है या आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो वो c1 c2 पर भी डिपेंड करता है, ये बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूंगा, अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूंगा तो आपका ये कंडीशन चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका एक नंबर जो इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कोफिशिएंट से रिलेटेड ही टर्म उसमें इंक्लूड रहता है, जो कि इस मैट्रिक्स से एक वैल्यू एसोसिएट करेगा। ठीक, उसके लिए मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। इसका मतलब हुआ कि इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन का नेचर अगर मैं यूनिक केस में बात करूं, मतलब यूनिक होगा, उस केस में अगर मैं बात करूंगा तो ये a1 b2 माइनस a2 b1 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट की किस्में तो आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 लेते हैं। और वही आप अगर नो सॉल्यूशन लेते हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 c2 लेते हैं। तो इस केस में वो मैं नहीं ले सकता, यहाँ पे पार्टिकुलरली मैं यहाँ पर यही चीज ले सकता ओनली फॉर यूनिक सॉल्यूशन के केस में, जिसमें आपका a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इस केस में मैं बोल सकता हूं कि अगर a1 b2 माइनस a2 b1 कोई वैल्यू हो एक, तो वो वैल्यू डेफिनेटली रूप से इससे रिलेटेड है, इस मैट्रिक्स के एक पार्टिकुलर वैल्यू से रिलेटेड होगा, और वो जो वैल्यू कहलाता है वही इसका डिटरमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट। तो आप कह सकते हैं इसी में, अगर आप एक लाइन में आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं तो अपना लैंग्वेज में लिखना पसंद करेंगे तो लिख सकते हैं। क्या देखिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटा लेता हूं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। आप पहले इसको क्या करेंगे, लिखिए। इसको हमने लिख लिया, अब देखिए मैं इसका डेफिनेशन देता हूं। यहां पे दो इक्वेशन लेते हैं तो लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स ए नंबर, या यूनिक नंबर लिख सकते हैं, ए यूनिक नंबर सी विच इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 for which c is equal to a1 b2 minus a2 b1 in a1 b1 a2 b2 for which given linear equation into variable having unique solution। इसके पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या लिखा? देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर लिखिए या कोई भी लिखिए, नंबर c इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इन a1 b1 c a2 b2 फॉर विच गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, दैट नंबर इज कॉल्ड, अगर मैं इस चीज को ए से नाम रखता हूं और ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय इन डबल वर्टिकल बार। इसको मैं बार पढ़ता हूं, डबल वर्टिकल बार के अंदर इसको डिनोट करता हूं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए और डेल, या मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं। तो
तो ये जो है आपका प्रोसीजर करने का मतलब ये डिटर्मिनेंट का आपका डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन पे आप लोग फोकस करें कि डेफिनेशन ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये जो ए हुआ, ठीक, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट इज कॉल्ड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, हमने देख लिया। अब देखिए होती क्या है कि मैंने आपको बार बार बताया कि फंक्शन जो है आपका, आप लोगों को मैंने बार बार पढ़ाया फंक्शन के बारे में। फंक्शन जो है आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है हर टॉपिक्स को समझने के लिए। तो मैं अब डिटर्मिनेंट को एक फंक्शन के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूं। इसका क्या डेफिनेशन है वो देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूं। एप्लीकेशन देखिएगा ध्यान से। इस डिटर्मिनेंट का जो आपका एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स का हर टॉपिक्स का आपका एप्लीकेशन है, बट इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखिए सब इच अदर क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में आप अभी यहाँ पे पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और इसमें आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया क्या कि उसको हम लोग कैसे उसकी सॉल्यूशन ऑफ नेचर के बारे में जानेंगे। तो आप लोग सिंपली कह देते हैं कि a1 b2 if a1 upon a2 is equal to none b1 b2 then having unique, that means then having unique solution. If a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to c1 upon c2 then linear system of linear equation into variable having infinite solution. और इसी का तीसरा केस आता है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. In that case given system linear equation having no solution. इसके समय क्या बोलता हूं कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये तीन केस पढ़ा। तो ये जो तीनों केस है आप वही 2 वेरिएबल में सोच लिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 वेरिएबल का कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस z c2 इंटू z प्लस d2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इंटू प्लस d3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में चर्चा करूं, 4 वेरिएबल में चर्चा करूं, 5 वेरिएबल में चर्चा करूंगा, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, आप उसको अलजेब्रिकली नहीं इजीली लिख सकते हैं। तो उसके लिए ये डिटर्मिनेंट आपका जो बहुत ज्यादा, और जबकि डिटर्मिनेंट जो चीज मैंने आपको डिस्कस किया आप इसको मैथ में लेंगे तो मैथ में मिलेगा, इकोनॉमिक्स में लीजिए, सोशल साइंस में लीजिए, हर सेक्शन में इसका भी इंपॉर्टेंस अपना है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन नहीं है और आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत कम मिलेगा, बट अगर मैं दूसरी तरह से मैं करूंगा तो ये भी तो उसी का पार्ट है। अगर मैं कोई 3 वेरिएबल का डिफरेंशियल 3 वेरिएबल का अगर मैं लीनियर इक्वेशन की चर्चा कर लिया तो उसमें अगर मैं आपको ऐसा इक्वेशन ही चर्चा कर लिया, मान लीजिए 3 टर्म्स अपनी सोसाइटी से कोई 3 टर्म्स उठा लिया और उसको इच अदर कंबाइंड करके मैंने 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन फॉर्म कर दिया, उसके बारे में उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के बारे में बोला, तो उस केस में क्या होगा, एक सिंपल में सोल्व करेगा, लेकिन दूसरा आदमी ये भी देखेगा कि उसका सॉल्यूशन ऑफ नेचर क्या है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर क्या है, तब जाकर के वो सॉल्व करेगा। तो ये स्टैंडर्ड मेथड हो गया। तो डेफिनेटली रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से वो आपका हेल्पफुल रहता ही है, बशर्ते कि वो देखने वाला जो उस चीज को परख रहा है वो किस एंगल से परखता है। वही अगर थोड़ा सा लो लेवल से कहने का मतलब 10th 11th 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ा तो अपने नजरिया से देखेगा, वही अगर अपर क्लास के मैथ्स पढ़ लेते हैं बच्चे तो वो अपने नजर से देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते कि डिटर्मिनेंट का हम लोग का सोसाइटी में या हम लोग से डे टू डे लाइफ में इसका लिंक नहीं है। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का आप इंजीनियरिंग सेक्टर लीजिए, इकोनॉमिक्स में लीजिए, मैथ में तो अपना खुद ही है, उसके बाद आप क्या कहते हैं सोशल स्टडी में लीजिए, तो हर सेक्शन में इसका अपना इंपॉर्टेंस है। चलिए, हम लोग को अब इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है जरा मैं उसके बारे में चर्चा करना पसंद करता हूँ। इस टॉपिक्स में जो हमें पढ़ना है, आपका टॉपिक्स में देखिए दिया हुआ है, आपको डिटर्मिनेंट अप टू 3 ऑर्डर का पढ़ना है, मतलब क्या 3x3 का कोई मैट्रिक्स लेगा उसका डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना, वो पढ़ना होगा। फिर जाकर के आपको जो पढ़ना है उसमें भी उसका कंडीशन दिया होगा कि आपको केवल रियल इंटीजर दिया पड़ेगा। दूसरी बात आप लोग को पढ़ना वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आप लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना सीखा था, उसी तरह से आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर किसी भी डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओरली बता सकते हैं। ये सारे कैप्चर में ऑपरेशंस में कर सकते हो, वो चीज सीखना है। इसके अलावा आप माइनर को फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर के माइनर को फैक्टर के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहली बात आप अगर 3D कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, देखे होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D में जो आपका था हमने डिटर्मिनेंट का एकदम 100% यूज किया था। क्या था? तो वहां पे डिटर्मिनेंट
रोल था, डिटरमिनेंट का काफी ज्यादा रोल था। आप देख रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में हेल्पफुल था बहुत इजीली, वरना आप अपना एक्सप्रेशन याद रखें या अपना 1 by 1 टर्म करके कीजिए तो काफी लंबा लगता था। वहां पे देखिए आप फिर डिटरमिनेंट का और भी जगह आप यूज कर सकते हैं। आप एरिया ऑफ ट्रिंगल कभी निकाले होंगे तो आप एक्सप्रेशन जो देखते हैं 1/2 इंटू मॉड, मतलब यदि कोई ट्रिंगल एबीसी है जिसका जिसमें ए वर्टेक्स का अगर कोऑर्डिनेट x1 y1, बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी वर्टेक्स का अगर आपका कोऑर्डिनेट x3 y3 होता है तो एरिया ऑफ ट्रिंगल विल बी क्या होता है 1/2 इंटू मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को अगर आप गौर करेंगे तो ये भी आपका एक डिटरमिनेंट का ही पोर्शन होता है जो कि 3/3 मैट्रिक्स से आता है। ठीक, 3/3 मैट्रिक्स से हम लोग डिटरमिनेंट की बात करेंगे, मैट्रिक्स नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। याद गया। इसके बाद क्या है कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। और फिर जाकर के इसी में एक और टर्म आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जिस तरह से आप लोग वहां पे एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स निकालते थे किसी में मैट्रिक्स का, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक नया टर्म एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और उसके हेल्प से हम लोग निकालना सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला सकता है। जिसमें कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है दो तरह से निकाला जाता है। एक आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाल सकते हैं, दूसरा जो आपका आता है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब मुझे पार्टिकुलरली सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता हूं। ये तो अपना एप्लीकेशन से मैंने उसको क्या डिफाइन कर दिया। अब मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो कि फंक्शन से रिलेटेड है वो मैं आपको डेफिनेशन देना पसंद करूंगा। देखिएगा सबसे पहले डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन देखिएगा, फॉर एवरी सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर ए मेरा कोई सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ऑफ ऑर्डर एन लिख लीजिए, ऑफ ऑर्डर एन, देन द सेट ऑफ नंबर B exists as f is defined from A to B। तो इस केस में कहता है कि अगर कोई मैं A एक मैट्रिक्स लिया n ऑर्डर का तो एक नंबर यहां पे एग्जिस्ट करेगा B, जो कि f करने का मतलब एक पार्टिकुलर रूल के तहत जो कि f जो होगा वो A to B होगा। उसके बाद आपका एंड या यहां पे बी लिखे ना, एंड एफ ए इज इक्वल टू जो आएगा आपका बी आएगा, वो आपका क्या आएगा एफ ए इज इक्वल टू बी आएगा। और ये जो एफ ए यहां पे ये लिख सकते हैं, ए मत लिखिए, इसको छोटा ए लिखिए, एफ ए इज इक्वल टू आपका क्या आएगा बी आएगा। हेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक, या A1 लिखिए ठीक रहेगा, है कि स्मॉल जो होता है उसके एलिमेंट्स को शो करता है, कैपिटल आपका उसके कैपिटल अगर लिखते हैं तो उसका एक एलिमेंट्स को शो करता है। ठीक, A बिलोंग्स टू A1 बिलोंग्स टू A। तो ये क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप कोई लेते हैं तो उससे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n ऑर्डर का लेते हैं तो उससे एक नंबर एसोसिएट करेगा, उस नंबर मतलब सेट ऑफ अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो उससे हर एक मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट करेगा जो कि मैंने मान लिया b। ठीक, और इस b के लिए यहां पे अगर मैं इस a के एक पार्टिकुलर वैल्यू में a1 ले लिया तो इस a1 का वैल्यू वो क्या होगा b होगा, एंड b इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ A1, इट इज डिनोटेड बाय, आपको मैंने इससे पहले भी लिख दिया था, इट इज डिनोटेड बाय। हो सकता है ये आपको थोड़ा डेफिनेशन कॉम्पैक्ट कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स लगे, बट आपको ये भी आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, रियल डेफिनेशन है, इट इज डिनोटेड बाय, बट वो आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए एंगल से मैंने वो बताया था। इट इज डिनोटेड बाय और A1 इन डबल वर्टिकल बार में लिखिए, या आप डिटरमिनेंट ऑफ A1 लिख सकते हैं और आप डेल से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये जो आपका हो गया, ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस तरह से हम लोगों ने इसका लिखा है। अब इसमें एक नोट लिख लीजिए। सबसे पहला नोट है डिटर्मिनेंट exists only for स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले यह केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है। याद रखना कि जैसे मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का सिंबल ये नहीं होता, ये अलग होता है। और मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, याद रखना। मैट्रिक्स यानी नो वैल्यू, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन एक पार्टिकुलर में एक फंक्शन की तरह, एक रूल की तरह इसको जब मैं यूज करूंगा तो एक वैल्यू को देने के लायक बनता, ना कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इसके बाद जो आपका आता है वो देखिएगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा, ये चीज हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहला मैं कैसे फाइंड करूंगा वो देखिएगा। चलिए, तो आपका आता है, हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, पहला पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1। अगर 1 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा। मतलब ए बराबर, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर का, तो 1 by 1 ऑर्डर में एक ही एलिमेंट रहेगा, एक ही रो, एक ही कॉलम, एक ही एलिमेंट होगा। इस केस में देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर जो होगा वो ए आ जाएगा। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ए बराबर, अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ऐसी मैट्रिक्स नहीं दिखाना चाहिए, जैसे ए बराबर अगर आपको दे दिया इस तरह से कोई sin x, या ए बराबर मान लीजिए 2 दे दिया, ये एक मैट्रिक्स की तरह से मान लीजिए, या अच्छा ये इसको मैट्रिक्स से लिखना आप लोग को सिखा देते हैं, वैसे ये सही नहीं है तरीका। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है नहीं जिसका एलिमेंट्स क्या है, एक एलिमेंट से 2, जिसका फर्स्ट रो एक ही है, सेकंड रो एक है, तो इस केस में 1 by 1 का हो गया। तो इस केस में अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। समझ गए? तो यही आपका प्रोसीजर होता है, लेकिन इस चीज को रिप्रेजेंट ऐसे करना चाहिए आपको, जो इसका अगर मैं निकालूंगा तो इस तरह से। और याद रखेंगे ये मॉड नहीं है, इसको मॉडुलस मत पढ़ना, ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो ये अगर दो डबल वर्टिकल बार के अंदर में किसी नंबर को रखूंगा तो यहाँ पे उसके डिटर्मिनेंट को शो करेगा, ना कि वो उसकी मॉडुलस। कभी कभी क्या होता है कि डिटर्मिनेंट के चक्कर में ऐसा बच्चा को लिख दिया जाता है तो वो कंफ्यूज करके समझ लेता है उसको मॉडल, उसको प्लस माइनस 2 कर देता है। ये गलती भूल से भी मत करिए, वो 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, चलिए उसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं अब यहाँ पे करूं ऑर्डर 2, इसको मिटा लेता हूं, तो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का देखिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं। ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 में क्या है कि याद रखना, ऑर्डर 2 जो होता है, अगर मैं मान लिया ए बराबर कोई मैट्रिक्स है मेरा A11, A12, A21, A22, इस तरह से हम लोग डिपेंड करेंगे। ठीक, अब देखिए अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का एक्चुअल सिंबल है, ठीक, तो इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखिएगा जो मैं आपको तरीका बताता हूं वही तरीका आप लोग आगे भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको जो है बनाने का तरीका है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि आपने वहां पे फैक्टर जो निकाला था टू वेरिएबल वाला में उसी से रिलेटेड होगा। तो इसका वैल्यू A11, A22 माइनस A12 इंटू A21 आता है। ये आपका प्रोसीजर हो गया 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करने का। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स भी होंगे सर, हाँ ये दिया हुआ है, जैसे देखिएगा, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जैसे इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए क्या था, इवैल्यूएट 2 4 माइनस 1, तो इसका क्या था वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप एक बार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 इंटू माइनस 1 दैट विल बी 4 माइनस माइनस प्लस 4 दैट विल बी क्या देगा, ये आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 में देखिएगा x प्लस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1 x। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस, फिर इसको इससे करूंगा तो क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट विल बी फाइनली 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये आपका 2 by 2 ऑर्डर का हो गया। अगर आप लोगों ने 2 by 2 ऑर्डर का सीख लिया तो मैं चलता हूँ 3 by 3 ऑर्डर का। देखिएगा कुछ 3 by 3 ऑर्डर का कैसे सोल्व किया जाता है, इसको मैं मिटा लूं, बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट वगैरह में कुछ है नहीं, बस
इसी तरह का केवल कैलकुलेशन रहेगा। बस थोड़ा सा टॉपिक्स में 2-4-5 नया टर्म इसमें इंक्लूड करता है, बस हो गया। 3/3 क्या होता है कि आपका यहां पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। तो इस केस में अगर मैं उसको इस तरह से लिखूंगा तो यहां पे क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरा 3/3 ऑर्डर का क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा ये चीज देखना। देखिए होता क्या है कि इसका टोटल मिलाकर के देयर आर 6 वेज बाय विच वी कैन एक्सपेंड डिटर्मिनेंट्स। यहां पे टोटल मिलाकर के 6 तरीका है जिससे हेल्प से मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकता हूं, जिसमें से 3 तरीका जो आता है अलोंग द रोज एंड 3 वेज अलोंग द कॉलम्स आता है। तो 3 आपका रो के तरफ से चलेगा, 3 कॉलम के तरफ से चलेगा। बट जब मैं सॉल्व करूंगा तो किसी एक ही वे से सॉल्व करूंगा। और दूसरी बात यह भी है कि मैं जिस प्रोसेस से, जिस स्टेप से मैं आपको बताऊंगा उसी स्टेप पे आप चलेंगे। ये आपका कंसेप्चुअल मेथड है और ये हर जगह पे अप्लाई होता है। आप 2x2 पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, 1x1 पर भी अप्लाई करके सकते हैं, 4x4 पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, 5x5 पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं ये आपको करेक्ट वे है। उसके बाद अप्लाई जब करोगे 6x6 में से किसी से भी अप्लाई कर सकते हो, तो कहोगे 6 तरीका से सेम आना चाहिए। हाँ, आप 6 तरीका से किसी भी तरीका से आप सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम ही देगा। अब बात आती है सेम देने के बाद, तो अब आता है कि डिपेंड करता है स्टूडेंट किस वे से चलेगा। तो मोस्ट ऑफ देम क्या होता है कि बच्चे उस वे से गुजरना पसंद करता है जिस वे में या जिस रो में या जिस कॉलम में मैं मान लिया कि पहला रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो फर्स्ट रो को ज्यादातर बच्चा उस रो को चूज करता है क्वेश्चन जब दिया हुआ था जिस रो में ज्यादा जीरो होता है, क्योंकि वो इजी बना देता है। ठीक, तो चलिए मैं तो आपको पहले तो आपका वे बताता हूं किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, देखिएगा ध्यान से किस तरह से करूंगा। आप जैसे मेरा ये रो 1 ये है, ये मेरा रो 2 है, ये मेरा रो 3 है, और उसके बाद ये अगर मैं बात करूंगा कि ये मेरा कॉलम फर्स्ट है, ये मेरा कॉलम सेकंड है, ये मेरा कॉलम थर्ड है। अगर मैं R1 के अलोंग में चलूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहला इसका पहला एंट्री उठाऊंगा, उठा लिया तो इसको मैं लिख दूंगा इनटू, ठीक है। अब क्या करूंगा, अपने मन से -1 निकाल लूंगा और इस ये जो है ना, ये सफिक्स जो है यहाँ पे डाला हुआ है, इस दोनों को सम करूंगा 1 + 1 इनटू कर दिया मैंने। क्या क्या हो गया। अब क्या है कि ये मेरा 1 1 है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हूं, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इस एलिमेंट के अलोंग डिलीट कर देंगे, डिलीट हो गया। अब बता क्या ये, अब इसको मैं यहां पे लिख दूंगा इस तरह से, एज जस्ट लाइक ए 2/2 डिटर्मिनेंट। फिर मैं क्या करूंगा प्लस, उसके बाद फर्स्ट मैं अलोंग फर्स्ट रो कर रहा हूं, उसके बाद उसके सेकेंड एलिमेंट को लूंगा फर्स्ट रो का, वो क्या है A20, तो A11 सॉरी A12। अब क्या करूंगा इसमें, फिर लिखूंगा -1 इन का पावर I + j इंटू डिटर्मिनेंट। फिर क्या करता है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये मेरा है तो फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। तो कौन बच्चा 21 23 31 33, 21 23 31 33। फिर देखिए प्लस फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट मेरा कितना है A30 इंटू -1 का पावर 1 + 3 इंटू, इसके बाद क्या है, इसको मैं इधर मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा, फर्स्ट रो डिलीट थर्ड कॉलम डिलीट करो, 21 22 31 32, 21 22 31 32 ये आ गया। अगर आप लोगों ने यहां तक कर दिया तो अब इसमें क्या बचा देखेंगे, इस -1 का पावर 1 + 1 क्या है इवेंट नंबर है। अगर आप ये इवेंट नंबर आता तो इसको अगर मैं इसमें लूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये 11। फिर इसको अगर मैं 2/2 को ब्रेक करूंगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अभी मैं तुरंत उधर ऊपर में सिखाया था 2/2 का, A22 × A33 माइनस A23 × A32। देखिएगा ये 23 32 से कोई मतलब नहीं है, याद रखना ये आपका सिंबल है, यानी कि इसको ही मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिएगा प्लस। फिर यहाँ पे क्या है कि ये आपका नेगेटिव है इंटू -A12 इंटू, इसको अगर आप करेंगे तो क्या आएगा
A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। फिर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप में चलेगा। तो आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये आपका देखिए नेगेटिव, अब यहाँ पे आपका फिर पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव लिख दिया, स्पेस नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A13 इंटू इसके बाद जो है A13 इंटू यहाँ पे इसको करेंगे तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो आप इसी मैंने इसमें क्या किया, फर्स्ट रो के अलोंग चला। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हम सेकंड रो के अलोंग चलेंगे, तो सेकंड रो के अलोंग भी आप जा सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग भी जा सकते हैं, फोर रो के अलोंग, फोर करता हूं, फिर आप यहाँ पे सेकंड कॉलम भी जा सकते हैं, थर्ड कॉलम भी जा सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी जा सकते हैं। तो किसी भी रो के अलोंग जाइए, याद रखना ये चीज ही, यही प्रोसेस आपका जो मैंने जो आपको सिखाया यही चीज करना है। ठीक, तो ज्यादा करके बच्चे क्या करते मालूम है, ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि A11 के अलोंग, तो ये सिंपल याद रखना, A11 के दोनों को ऐड कर लेता हूं, 1 + 1 क्या हो गया, ये प्लस माइनस जो है इस टर्म से बचने के लिए वो क्या करता है, याद रखना। आपको भी मैं ट्रिक बता देता हूं, अगर आप इस टर्म से बचना पसंद करते हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो चीज करना। इसको मिटा लेता हूं, इसको आप लोग पहले लिख लेंगे। वो जो आपका नेगेटिव 1 का पावर 1 + 2 1 + 1 ये सब कुछ भी दिया हुआ है, तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं। तरीका क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो आप लोग बच्चा में पढ़े हैं। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर आप मान लीजिए कि इसको आप किसी और रो या कॉलम से चलते, मान लीजिए कि मैं सेकंड रो ही से चला, सेकंड कॉलम से ही चला, तो कैसे बनाऊंगा। तो इसके लिए तरीका जो है, जैसे मान लीजिए सेकंड कॉलम से चले तो सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, हमारा क्या है A12 में इंटू, उसके बाद क्या करना कि आप प्लस माइनस वाला झंझट छोड़ दीजिए, बार बार लिखना नहीं है, इसको दोनों को ऐड कीजिए, तो 1 + 2 कितना आएगा, 1 + 2 नेगेटिव मतलब 3 आ रहा, तो नेगेटिव 1 का पावर 3 देंगे, 3 आएगा जब ऑड रहेगा, और ऑड अगर किसी -1 का पावर अगर मैं ऑड नंबर दूंगा तो क्या आएगा, हमेशा वो आपका पॉजिटिव देगा। तो इसलिए जब इस दोनों को ऐड करें और पॉजिटिव आए तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आपको शौक है तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, बचा कौन 21 23 31 32, अलोंग लिख सकते हैं यहाँ पे अलोंग C2 सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या है 21 23 31 33। मैं अगर इसमें सेकंड एलिमेंट को लेता हूं इसके नीचे वाला, क्योंकि सेकंड कॉलम में मैं कर रहा हूं, A22 + 22 क्या हो गया 4। ठीक, याद रखिए नेगेटिव ना होगा, नेगेटिव मैंने बोल गया क्योंकि ऑड है तो नेगेटिव होगा। फिर -1 यहाँ पे 22, यहाँ पर तो पहले मैं लिख दूंगा A22, अभी दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ इवन, तो -1 का पावर कोई भी इवन नंबर रहेगा तो क्या रहेगा पॉजिटिव, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। फिर इसको मैं इस तरह से, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, ये खत्म, तो बच गया 11 13 31 33, 11 13 31 33। तो इस तरह से मैंने इसको भी कर लिया। फिर आपका आता है A32, ये आपका क्या आ गया नेगेटिव वाला, A32 जब नेगेटिव आ गया तो आराम से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव ले लूंगा, और फिर इसके बाद क्या है, ये 31 है, सॉरी 32 था, तो 32 ये आपका क्या, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, तो बच गया 11 13 21 23, ये 11 ये 13 ये 21 ये 23। तो इस तरह से मैं क्या इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट कर सकता हूं। अब इसके बाद ये 2/2 का अपना आराम से कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यही प्रोसीजर है, यही वे है आपको सॉल्व करने का। तो आप कहेंगे कि सर कौन सा मैंने किस रो से हम कब तोड़ना पसंद करेंगे, तो मेरी तरफ से आपका है कि आप उस रो को चूज कीजिए, उस कॉलम को चूज कीजिए जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा होगा। मान लीजिए आप इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, हाँ मैंने आप डायरेक्ट सेकंड रो से ही चल दिया, सेकंड कॉलम से, मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, तो कितना सुविधा होगा कि यहाँ पे जीरो होगा, इसका कहानी तमाम बच के 2 ही टर्म कैंसिल कर लेंगे, एक जीरो और दे दिया तब तो 1 ही टर्म तो बचेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें उस रो या कॉलम से आप प्रोसीड करें जिस रो या कॉलम में आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए, तो आपका मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 जो था आपको मैंने सिखा दिया। चलिए, अगर आप लोगों ने इसको सीख लिए तो मैं अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन से रिलेटेड चर्चा करता हूं। देखना, चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूं। प्रॉपर्टी एक में देख लीजिए, ऐसे प्रॉपर्टी को मैं बताऊंगा लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। अगर आपका ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 और एक बी मैट्रिक्स है, आपने क्या किया इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 12 हर में हर एक अच्छे में करते मल्टीप्लाई करते। लेकिन आप जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाले और इसका भी डिटर्मिनेंट निकाले तो इसके बीच में अगर कोई रिलेशन आप देखेंगे ना तो क्या रिलेशन नजर आएगा मालूम है? इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, 2/2 का। ये भी आपका 2/2 का ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि b बराबर जो होगा ना, ठीक, मतलब यहाँ पे जो आपका b जो आएगा वो a को कितने टाइम्स किए 3 टाइम्स, 3 का पावर ये जो ऑर्डर है ये आ जाता और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको भी सिखाया है, इसलिए इसको ध्यान से रखेंगे। आप इसको नहीं विश्वास है तो इसको करके देखिए। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो कितना आएगा 4 में से 6 गया क्या वो -2। आप इसका अगर मैं निकालेंगे तो बात 36 में से 54 गया कितना आएगा 14 में से 6 गया 8 हो गया 4 में से 3 18। तो आप यहां से देख सकते हैं कितना है इसका 9 × -2 है तो यहाँ पे 9 गुना है। तो इसलिए याद रखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर आपका मान लीजिए ए आई जे आपका जो है वो m ऑर्डर का है, b बराबर अगर आपका मान लीजिए b बराबर जो आपका है 2 या 5 मान लीजिए कि k इंटू ए आई जे का m/m का है। तो इस केस में क्या होगा आपको ये जो आपका इस तरह से मैंने अगर यहाँ पे लिखा है k टाइम्स इस तरह से है या b बराबर अगर आपका k है तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ b बराबर जो होगा k का पावर जो होगा वो m चले जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। ये प्रॉपर्टी कभी कभी एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए मैं इसका डिस्कस कर दिया। चलिए ये आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। अब मैं चलता हूं प्रॉब्लम्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। आपके एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चंस तो मैं 1 से 2 लाइन में बना देता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा। अब आपका सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं। 3 में कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। आपका एक दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 फिर है 4 1 0। अब इसको सॉल्व इसका डिटरमिनेंट का फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा देखिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस। जिस रो या कॉलम में आपका ज्यादा जीरो है उसको चूज कीजिए। इसमें देखिए ज्यादा जीरो है, इस कॉलम में ज्यादा जीरो तो आराम से मैं इसके अनुसार चल दूंगा। तो अब इस दोनों जीरो वाला तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले इस एलिमेंट का करूंगा तो 4, इसको इस तरह से करता हूँ। आपका ये कौन सा रैंक पे हाँ बता सकते हैं 11 12 13। तो 11 13 है तो 13 में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आता है 4 इवन नंबर। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं। चलिए ये क्या बोला ये 13 क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दो। फर्स्ट रो डिलीट कर दिए, थर्ड कॉलम डिलीट कर दिए, क्या बच गया -1 3 4 1। अगर मैं इसे कैलकुलेट किया, अच्छा और भी आप आगे लिखना पसंद करते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहला 0 इंटू ये आपका 0 क्या है थर्ड कॉलम की सेकंड एलिमेंट है। अगर मैं थर्ड कॉलम की सेकंड एलिमेंट की बात करता हूं इसकी पोजीशन क्या है ये आपका A23 है और आप इस 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आता तो -1 का पावर ऑड नंबर आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव। तो आप यहां पर चलिए नेगेटिव में डाल देते हैं इनटू। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे आप अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करोगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट तो बचा क्या 1 2 4 1। चलिए इसको भी लिख दिए 1 2 4। आप लोगों ने कहा तो मैं लिख दिया। फिर प्लस और भी करते हैं, आप कहिएगा इसको भी कीजिए सर तो मैंने इसको भी कर दिया 0 इंटू ये कौन सा रैंक पे 33। ये 33 तो ये 33 है तो 336 जो कि इवन नंबर है -1 का पावर इवन नंबर दैट मींस पॉजिटिव लिखने से कोई फायदा नहीं। और ये 33 है तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट 1 2 1 3 तो 1 2 1 3। लेकिन मैंने आपको बताना पसंद किया। देखिए इसको अगर मैं डिलीट इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू ये आपको क्या होगा -1 और माइनस मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। अब आप लोग बच्चे की तरह करते नहीं -1 -12 ये आपका। फिर अब देखिए ये कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसलिए मैं इसको शुरू में ही लिखना पसंद नहीं करता था और इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस रो या कॉलम को चूज करें जिस रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा आपका 0 और इसको कैलकुलेट करना तो बच्चा की खेल समझते होंगे। क्या हो गया -52 हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन में चाहिए। अब मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं 4 की तरफ चलूं। देखना 4 नंबर इसमें कहता है डिटरमिनेंट डेल बराबर दिया हुआ है 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। फिर आपका दिया हुआ है माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा और इसके बाद है cos अल्फा माइनस sin बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ इसका कहता है वैल्यू क्या होगा। चलिए डिटरमिनेंट जब इसका वैल्यू। चलिए आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूं।
आप ऐसा करें ना कि फर्स्ट रो ही ले लेते हैं, फर्स्ट रो में जीरो क्यों हम लेकर क्या करेंगे, उसको तो मल्टीप्लाई करके जीरो ही दे देगा। अब मैं सेकंड एलिमेंट में चला, यहाँ पे तो निगेटिव होना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर A12 होता है, A12 होगा तो 1 + 2 क्या होगा 3, और -1 का पावर 3 करेंगे तो और नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव sin अल्फा आराम से लिख दूंगा। चलिए इसका सेकंड ये A12 है ना, तो A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट, तो बच क्या गया -sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा 0। फिर आपका क्या आता है देखना ध्यान से, अगर मैं A11 A12 A13 की तरफ चलूंगा तो A13 की जगह पे कौन है -cos अल्फा। अब कहिए कि A13 में उसके सफिक्स 1 + 3 करेंगे तो इवन नंबर, और दोनों को ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, जो कि मतलब 1 + 3 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर आ रहा है तो यहाँ पे -1 का पावर इवन नंबर पॉजिटिव, इसलिए उसको लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि -1 का पावर देंगे तो 1 ही ना आएगा। फिर अगर मैं चलूंगा तो ये मेरा A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, तो बच्चा क्या 0 sin अल्फा, देखना ध्यान से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो -sin अल्फा 0 cos अल्फा -sin बीटा, तो आराम से लिख देता हूं मैं -sin अल्फा 0 cos अल्फा -sin बीटा, ये आ गया। चलिए अब इसको अगर मैं सॉल्व किया तो यहां से इसको इधर कर लिया इज इक्वल टू -sin अल्फा इनटू, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इससे, तो इसको मैं ये तो आपका 0 आ जाएगा, और ये इसको करेंगे तो sin बीटा इनटू cos अल्फा। फिर आप अगर यहां से करेंगे तो क्या आएगा, इसके बाद आपका देख रहे हैं यहां से cos अल्फा, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करें तो +sin अल्फा इनटू sin बीटा, और ये आपका 0 का 0 आ जाएगा। फिर इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे क्या होगा, माइनस sin अल्फा इनटू cos बीटा cos अल्फा, तो आपका यहां से आ गया sin अल्फा इनटू cos अल्फा इनटू sin बीटा, और इसके बाद ये आपका माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा इनटू sin बीटा इनटू sin बीटा, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, पूरा का पूरा 0 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक डिटर्मिनेंट दिया 3x x1, यही ना दिया होगा, उसके बाद आपका इधर दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 4 1, ये दिया हुआ। अब इसमें क्या था, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका अगर मैं वैल्यू करूंगा तो यहां से क्या होगा, दैट इंप्लाई दैट 3 - x² = 3 - 8, 3 - x² = -5, सो -x² = -8, माइनस कैंसिल, सो x और क्या आएगा +-2। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया तो अब इसके बाद आपके इस टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अब चलता हूं आपके एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। देखिए किस तरह से मैंने किया, आप लोग यहां से सीख सकते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट कितना इजी है, 2/2 का किस तरह से बनाते थे, 3/3 सब चीज आप लोगों ने सीख लिया। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1 में देखिएगा, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1, इसको अगर करेंगे तो क्या होगा 2 × -1 -4 × -5, इसको कैलकुलेट करके क्या होगा -2 - +20 = क्या होगा 80। इसके बाद देखिए 2 नंबर 2 का 1 देखिएगा, 2 का 1 में क्या था, ये आपका डिटर्मिनेंट है cos थीटा sin थीटा, फिर आपका आता है sin थीटा, और ये आपका है cos थीटा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर cos² थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस sin² थीटा, और cos² प्लस sin² थीटा क्या होता है 1 होता है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ x² - x + 1 x - 1, फिर देखिएगा x + 1, और यहाँ पे है x + 1। लगता है कि क्वेश्चन में कहीं गलती आई है, मिस्टेक जरूर रही है, हमें लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए x² + x + 1। अगर ऐसा होगा तो आप देखिए आप कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आएगा आपका x³ + 1 माइनस, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ - 1, इस तरह से ये दोनों कैंसिल, और ये दोनों क्या हो जाएगा x³ - +1, सॉरी यहाँ पर x³ - 1 आएगा, तो माइनस से ब्रैकेट एक माइनस उसका वाला आएगा, तो ये आपका माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया